हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, आज के इस क्लास में यूपी पुलिस एग्जाम 2026 के लिए दूसरे पेपर को डिस्कस करेंगे। 7 दिन 7 नए पेपर को इस टाइम हम लोग हल करें। 1 जून को पहला पेपर कंप्लीट हो चुका है, आज 2 जून है, तो दूसरे पेपर को हल करेंगे। तो साथियों, जैसा कि 8, 9 और 10 जून को आप सभी का पेपर होने वाले हैं, तो उम्मीद करूंगा आप लोगों ने अपना एग्जाम सिटी और एग्जाम डेट जरूर चेक कर लिया होगा। तो साथियों, इसलिए आप लोग अपना एग्जाम डेट कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बता दीजिए कि आपका एग्जाम इस डेट को होने वाला है, क्योंकि हमें उसी तरह आपके लिए पूरे पेपर का सॉल्यूशन करवाना है। 8 तारीख को तो ये क्लियर हो जाएगा कि आपके 9 और 10 जून के पेपर में कैसे कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं। लेकिन साथियों, उससे पहले 7 जून तक हमें नए नए पेपर को हल करना है, नए नए सवालों को देखना है, जिस तरह से भर्ती बोर्ड आप सभी से सवाल हर बार पूछती है। तो आज का दूसरा पेपर आपको एक आइडिया देगा कि कैसे कैसे सवाल आप सभी से आपके रियल शिफ्ट में पूछे जा सकते हैं, जीके, हिंदी, मैथ, रीजनिंग के। क्योंकि साथियों, उसी तरह सारे प्रश्न पत्र आज के इस सेशन में होने जा रहे हैं। 80 सवाल होगा, लेकिन अपने आप में आपके 6 शिफ्ट के लिए अति संभावित पेपर वाले प्रश्न होने जा रहे हैं, ठीक है। और आप सभी का टारगेट 80 सवाल में से केवल 40 सवाल सही करना है। यदि आपने 40 सवाल अपने परीक्षा में जाने से पहले सही कर दिया आज के इस दूसरे पेपर से, तो समझिए आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी लेवल की होने वाली है। क्योंकि साथियों, भर्ती बोर्ड जो जो टॉपिक से सवाल आपके रियल शिफ्ट में पूछेगी, वो टॉपिक के प्रश्न आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने आ रहे हैं। यानी कि आप ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन को हल करेंगे इस सेशन में, ठीक है। तो साथियों, लास्ट में आप सभी से आपका स्कोर पूछा जाएगा कि इन 80 सवाल में से आप सभी का कितना स्कोर बना, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हर एक सवाल का उत्तर आप साथ में करते चलेगा। इससे क्या होगा कि आपको 80 सवालों का उत्तर याद हो जाएगा इसी क्लास में, ठीक है। तो देखिए साथियों, भर्ती बोर्ड आप सभी सवाल कैसे पूछेगी। उत्तर प्रदेश भूमि राजस्व अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? उत्तर प्रदेश भूमि राजस्व अधिनियम किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो याद रखिएगा 1901 में स्थापित किया गया था। पहले का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 को। राज्य विधान परिषद बनाने या समाप्त करने का अधिकार किसके पास होता है? राज्य विधान परिषद बनाने या समाप्त करने का अधिकार किसके पास होता है? तो याद रखिएगा भारत की संसद के पास होता है यह शक्ति। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान की अभिपुष्टि से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान की अभिपुष्टि से संबंधित, यानी किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो साथियों याद रखिए अनुच्छेद 219 में वर्णन है इसका, ठीक है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 को। भारत का पहला नगर निगम कब स्थापित किया गया था? तो साथियों, भारत का पहला नगर निगम कब स्थापित किया गया था? तो याद रखिएगा 1688 में किया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 5 को। प्रेयरी यानी प्रेयरीज ये किस देश में शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं? प्रेयरी एक प्रकार का शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं, लेकिन किस देश में होते हैं? तो याद रखिएगा उत्तरी अमेरिका में होते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निम्नलिखित में से कौन सा अधिवेशन 1916 नरम दल और गरम दल में समझौते के लिए प्रसिद्ध था? तो साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन 1916 नरम दल और गरम दल में समझौते के लिए वो प्रसिद्ध था? तो वो लखनऊ अधिवेशन था, जो कि 1916 में हुआ था। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का निर्देश देता है? तो साथियों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का निर्देश देता है? ध्यान रखिए साथियों, ये अनुच्छेद 51 में वर्णन किया गया, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 8 को। न्यू डेवलपमेंट बैंक के पहले अध्यक्ष कौन थे? बताइएगा, न्यू डेवलपमेंट बैंक के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिए के.बी. कामत थे, ठीक है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 को। निम्नलिखित में से भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को कौन नियंत्रित करता है? तो साथियों, भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को कौन नियंत्रित करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक नियंत्रित करता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। और साथियों, आगे बढ़ने से पहले जिन भी स्टूडेंट की तैयारी बिल्कुल भी नहीं है मेरे दोस्त, तो यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए पेपर में छपने वाला प्रश्न आ चुका है भाई। सबसे पहले
जिस भी स्टूडेंट की तैयारी बिल्कुल भी नहीं है साथियों, बस आप सभी को इतना कर लेना है, इसमें हम आप सभी को जितना भी आपका प्रीवियस ईयर में पूरा पेपर कंप्लीट हुआ है उसका हर एक क्वेश्चन का डिटेल सोल्यूशन आपको हम दे रहे हैं भाई, बहुत ही शानदार तरीके से, प्लस कुछ अपने तरफ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम प्रोवाइड करें। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, जीके, यूपी जीके, हिंदी, मैथ, रीजनिंग। तो साथियों अंतिम 7 दिन में आप सभी को बस इसी को पढ़ना है, ठीक है। आप स्टूडेंट का रिव्यू भी पढ़ सकते हैं, इसमें ऑल सब्जेक्ट कवर होगा भाई, सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर का पूरा क्वेश्चन मिल जाएंगे और 100% एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आप सभी को मिलेगा। तो मिलेगा आप सभी को कैसे, ये नीचे आपको नंबर दिखाई दे रहा होगा, व्हाट्सएप नंबर। तो इस नंबर पे आप सभी को व्हाट्सएप करके मात्र 25 रुपीज़ पे करके, मात्र साथियों 25 रुपीज़ पे करके, ये पैसा मेरे पास नहीं है भाई, हम 25 रुपये लेकर हम कुछ कर नहीं सकते भाई, तो मात्र ये 25 रुपये पे करके पेपर में छपने वाले प्रश्न आप अपने पास मंगा सकते हैं और रिवीजन बहुत ही शानदार तरीके से इस पीडीएफ से आप कर सकते हैं। तो साथियों इस नंबर मैसेज करके ये सारे क्वेश्चन आप अपने पास मंगा लीजिए और अच्छी तरीके से आप एग्जाम देने जाइए और तैयारी भी आपकी बहुत ही अच्छी होने वाली है। देखिए, उत्तर प्रदेश में चित्रकारी कला ने किसके शासनकाल के दौरान अपना चरम स्थान हासिल किया? तो साथियों उत्तर प्रदेश में चित्रकारी की कला ने किसके शासनकाल के दौरान अपना चरम स्थान हासिल किया था? तो जहांगीर के शासनकाल में। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 को, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 से संबंधित है? तो साथियों कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 से संबंधित है बताएंगे आप सभी स्टूडेंट। तो याद रखिएगा समान नागरिक सिविल संहिता है, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 को, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में यूनेस्को द्वारा प्रशंसित विश्व धरोहर स्थल है? बताएंगे आप सभी स्टूडेंट, इस सवाल का राइट आंसर क्या बनेगा? तो कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में यूनेस्को द्वारा प्रशंसित विश्व धरोहर स्थल है? वो साथियों आगरा का किला है, ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या बनेगा? भारत का निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत चाय और कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो बताएंगे कि भारत का कौन सा पर्वत चाय और कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा साथी वो नीलगिरी पर्वत है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 को, भारत के निम्नलिखित में से किस भाग में कांटेदार वन और गुल्म वन पाए जाते हैं? बताइएगा साथियों कि भारत के किस भाग में कांटेदार वन और गुल्म वन पाए जाते हैं? तो दोस्त मेरे याद रखिए ये उत्तर पश्चिमी भारत में पाए जाते हैं, तो इस सवाल का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 15 को, भारत में पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बताएंगे आप सभी स्टूडेंट, इस सवाल का राइट आंसर क्या बनेगा? सही जवाब आप सभी को करना है इस सवाल का उत्तर, कि भारत में पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो आप कहेंगे सर ये तो 1975 में की गई थी, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर? और साथियों आप चैनल पे नए हैं तो भाई पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करने बाद नोटिफिकेशन को आप ऑन कर लेंगे भाई, क्योंकि ये क्लास आपके पूरे एग्जाम यानी 8, 9 और 10 जून के लास्ट शिफ्ट तक चलने वाली है। तो इसलिए भाई आप चैनल को सब्सक्राइब करने बाद जरूर नोटिफिकेशन को ऑन करें, क्योंकि साथियों आपका एक भी दिन की क्लास मिस ना हो भाई, डेली क्लास आप सभी को टाइम से मिल सके, ठीक है। देखिए, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी? तो साथियों स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी? बताएंगे आप सभी स्टूडेंट, इस सवाल का राइट आंसर क्या बनेगा? तो याद रखिएगा 1999 में प्रारंभ की गई थी, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 17 को, महात्मा गांधी ने पहली और अंतिम बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता कहां पर की थी? बताइए साथियों इस सवाल का परफेक्टली आंसर क्या बनेगा, कि महात्मा गांधी जी ने पहली बार और अंतिम बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता कहां पर की थी? तो याद रखिएगा बेलगाम में किया था, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 को, भूमि की माप और नामांतरण का उत्तरदायित्व मुख्य रूप से किसका है? बताएंगे आप सभी स्टूडेंट, भूमि की माप और जो नामांतरण है इसका उत्तरदायित्व मुख्य रूप से किसका है? तो पटवारी यानी लेखपाल का है, ठीक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। पटवारी को भी लेखपाल बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 को, गिरदावरी शब्द का राजस्व प्रशासन में क्या अर्थ है? तो साथियों गिरदावरी शब्द का राजस्व प्रशासन में क्या अर्थ है बताइए? तो फसल का निरीक्षण और रिकॉर्डिंग करना होता है, बी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
क्लियर। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 20 को। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? बताएंगे आप सभी स्टूडेंट। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा 1992 में की गई थी। तो ऑप्शन ए इस सॉल्व का बिल्कुल परफेक्टली आंसर हो जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट अगला सॉल्व को देखिए क्वेश्चन नंबर 21 को। गढ़ पूर्ति यानी कोरम पूरा करने के लोकसभा में कितने सदस्यों यानी अध्यक्ष सहित को उपस्थित होना चाहिए? बताइए, गढ़ पूर्ति यानी कोरम पूरा करने के लिए लोकसभा में कितने सदस्यों को मतलब कि उपस्थित होना बिल्कुल अनिवार्य होना चाहिए? बताएंगे आप सभी दोस्त। तो याद रखिए आप सभी लोग 55 लोकसभा सदस्य का उपस्थित होना चाहिए भाई, अनिवार्य होता है। तो बी ऑप्शन इस सॉल्व का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 22 को। भारत में कौन सी सड़क योजना 1943 से लेकर 1963 के बीच सड़क विकास कार्यक्रम का पहला प्रयास था? बताइए साथियों, भारत में कौन सी सड़क योजना वर्ष 1943 से लेकर 1963 के बीच सड़क विकास कार्यक्रम का पहला प्रयास था? तो वो नागपुर सड़क योजना था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 23 को। प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने मंडल है? तो दोस्त मेरे प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने मंडल है सभी बताएंगे आप लोग। तो याद रखिए पूरे 18 मंडल है। तो बी ऑप्शन इस सॉल्व का राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 24 को। निम्नलिखित में से किस दिन खिलाफत दिवस मनाया गया था? तो साथियों किस दिन खिलाफत दिवस मनाया गया था? तो आप कहेंगे 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया गया था। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। भाई लास्ट में स्कोर पूछा जाएगा, लेकिन आप सभी लोग हर एक सवाल का उत्तर इसी क्लास में याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 खोल करिए। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 किससे संबंधित है? तो साथियों नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 ये किससे संबंधित है? तो ये अस्पृश्यता से संबंधित है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अस्पृश्यता मतलब समझते हैं जो छुआछूत होता है, जो कि अनुच्छेद 17 में वर्णन किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 26 को। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 2D में मानवाधिकार क्या परिभाषित करता है? मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 2D में मानवाधिकार क्या परिभाषित करता है? तो वो साथियों जीवन, स्वतंत्रता, समानता और सम्मान से संबंधित अधिकार का भाई परिभाषित करता है। डी ऑप्शन बिल्कुल बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ओके। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 27 को। उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो साथियों उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा प्रयागराज में स्थित है। पहले इलाहाबाद नाम था, अब प्रयागराज हो गया है। तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 28 को। सोशल मीडिया पर किसी जानकारी के वायरल होने की गति को मापने या व्यापक प्रसार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? ये भाई इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे एग्जाम के लिए। आप जानते हैं कि सोशल मीडिया से 2 सवाल आपके पेपर में पूछा जाएगा। तो बताइए साथियों सोशल मीडिया पर किसी जानकारी के वायरल होने की गति को मापने या व्यापक प्रसार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा ट्रेंडिंग शब्द का प्रयोग किया जाता है ना भाई। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 29 को। यूट्यूब पर शॉर्ट्स वीडियो की अधिकतम समय सीमा क्या होती है? बताइए साथियों यूट्यूब पर जो शॉर्ट्स वीडियो आती है तो उसमें जो अधिकतम समय सीमा होती है वो कितने सेकंड की होती है? सेकंड में रहती है समय। तो वो साथियों 180 सेकंड की होती है। ठीक है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ये साथियों अधिकतम की बात कर रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यदि मिनिमम की बात कर देगा तो साथियों 30 भी, यदि ऑप्शन में 30 आ गया तो 30 भी लगा सकते हैं, और मैक्सिमम साथियों 59 भी लगा सकते हैं, और आपका 90 अब बढ़ चुका है। ये 4 रहता है भाई। ठीक है। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 30 को। आंतरिक सुरक्षा और मानवाधिकारों के बीच संतुलन क्यों आवश्यक है? तो साथियों आंतरिक सुरक्षा और मानवाधिकारों के बीच संतुलन क्यों आवश्यक है? क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 31 को। उत्तर प्रदेश में सिलिका रेत का प्रमुख भंडार किस जिले में है? उत्तर प्रदेश में सिलिका रेत का प्रमुख भंडार किस जिले में है? तो याद रखिए प्रयागराज और बांदा में है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 32 को। निम्नलिखित में से कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है? तो साथियों कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है? जैसे शारीरिक परीक्षण होगा आप सभी का, शैक्षिक परीक्षण होगा आप सभी का,
आयु पात्रता आप सभी का हो गया है, और भाषा परीक्षण ये नहीं होगा भाई, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 33 को। प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में नगर पालिका बोर्ड यानी म्यूनिसिपल कितने हैं? तो भाई प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में नगर पालिका बोर्ड कितने हैं? तो टोटल 226 है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 34 को। किस साल में भारतीय इंपीरियल पुलिस को भारतीय पुलिस सेवा के द्वारा बदल दिया गया था? किस साल में भारतीय इंपीरियल पुलिस को भारतीय पुलिस सेवा के द्वारा बदल दिया गया था? तो 1948 में बदल दिया गया था। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 35 को। सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य यानी जनघनत्व की दृष्टि से कौन सा है? सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य यानी कि जनघनत्व की दृष्टि से वो कौन सा है? तो वो अंडमान निकोबार है। ऑप्शन ए इस सॉल्व का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 36 को। वर्ष 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत प्रथम बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस शहर में हुई थी? तो साथियों वर्ष 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत प्रथम बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो दोस्त मेरे ये इंपॉर्टेंट सॉल्व बनेंगे। तो ये पहली बार कहाँ किस शहर में हुई थी? कलकत्ता शहर में। तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व को देखिए क्वेश्चन नंबर 37 को। महानदी द्रोणी का विस्तार किस राज्य में नहीं है? महानदी द्रोणी का विस्तार किस राज्य में नहीं है? तो याद रखिएगा कर्नाटक राज्य में नहीं है। तो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों जीके का पूरा 38 सवाल आपके पेपर में पूछा जाएगा। तो 38वां सवाल हल करिए भाई। सत्ता के अंतिम हस्तांतरण पर चर्चा करने के लिए कैबिनेट मिशन किस वर्ष में भारत आया था? तो साथियों सत्ता के अंतिम हस्तांतरण पर चर्चा करने के लिए कैबिनेट मिशन किस वर्ष में भारत आया था? तो याद रखिए साथियों 1946 में भारत आया था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर में दोस्त। अब देखिए साथियों हम लोग हिंदी के अति संभावित पेपर वाले प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो भाई आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि हिंदी का एक भी क्वेश्चन आप छोड़ेंगे नहीं भाई इस क्लास के। अठकोना में कौन सा समास है? अठकोना में कौन सा समास लगता है? तो इसमें द्विगु समास है। ठीक है ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 40 को। भाववाच्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग किया जाता है? भाववाच्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 41 को। विप्सा में कौन सा अलंकार है? तो साथियों विप्सा में कौन सा अलंकार है? तो इसमें शब्दालंकार होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 42 को। निम्नलिखित में से योजक चिन्ह कौन सा है? तो साथियों योजक चिन्ह की बात करें तो डैश बीच में लगता है भाई योजक चिन्ह। ठीक है बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ये तो आपका अंडर स्कोर है, ये नहीं होता है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 को देखिए। इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? तो साथियों गुणवाचक विशेषण इनमें से कौन सा है? तो गरीब एक प्रकार का गुणवाचक विशेषण, सूखा भी है, पीला सा भी, यानी उपरोक्त सभी हो जाएंगे। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 44 को। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो साथियों कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? जैसे धोती है, दाहिना है, धान भी है, लेकिन धैर्य ये तद्भव शब्द नहीं है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 45 को। भावना में कौन सा प्रत्यय है? तो साथियों भावना में कौन सा प्रत्यय है? भावना की बात कर रहा है तो इसमें याद रखिएगा अना प्रत्यय है। ठीक है सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 46 को। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारोपीय परिवार की नहीं है? तो साथियों इनमें से कौन सी भाषा भारोपीय परिवार की नहीं है? तो भाई याद रखिएगा गुजराती है, हिंदी भी है, मराठी है, लेकिन मलयालम नहीं है भाई। ये भाषा भारोपीय परिवार की नहीं है। तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर। और साथियों आगे बढ़ने से पहले हमने तो आपको ये बता ही दिया है कि इस नंबर पे आप मैसेज करके साथियों पेपर में छपने वाले प्रश्न मंगा सकते हैं। जीके, यूपी, जीके, हिंदी, मैथ, रीजनिंग का आपको पूरा इसमें सबसे पहले प्रीवियस ईयर का पूरा क्वेश्चन मिल जाएगा। एक भी क्वेश्चन मिस नहीं रहेगा भाई। प्लस हम आप सभी को आपके प्रैक्टिस सेट के लिए 10 टेस्ट अलग से प्रोवाइड कर देंगे, प्लस 5 ऑनलाइन टेस्ट भी प्रोवाइड कर देंगे। आप इसे सॉल्व करिए भाई। ठीक है तो मात्र 25 रुपीज़ पे करके इस नंबर पे आप मैसेज करके सारे क्वेश्चन मंगा सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 47। चींटी का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? तो साथियों चींटी का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? तो सिमिका है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 48 को।
तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन इनमें से किस स्थान पर हुआ था? तो साथियों तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन किस स्थान पर हुआ था? तो याद रखिएगा दिल्ली शहर में हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 49 को। ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए कुल कितनी भाषाओं के साहित्य को स्वीकार किया जाता है? तो साथियों ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए कुल कितनी भाषाओं के साहित्य को स्वीकार किया जाता है? तो आप कहेंगे गुरुजी पूरे 22 के लिए, ठीक है। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है इसके लिए कुल 22 भाषाओं के साहित्य को स्वीकार किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 50 को। गायक गीत गा रहा है, गायक गीत गा रहा है, तो यह किस काल का उदाहरण है? काल बताना है। तो आप कहेंगे तो तात्कालिक वर्तमान काल है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 51 को। इनमें से आवृत्तिवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? तो साथियों इनमें से आवृत्तिवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? तो याद रखिए वो चौगुना है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 52 को। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो साथियों कौन सा वाक्य शुद्ध है भाई? याद रखिएगा, गया था मैं कानपुर गलत है, मैं कानपुर गया, मैं कानपुर गया हूं, मैं कानपुर गया था, ये वाक्य शुद्ध है ना? डी ऑप्शन तो राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 53 को। इनमें से कौन सा शब्द क्षुद्र का विपरीतार्थक है? तो साथियों कौन सा शब्द क्षुद्र का विपरीतार्थक है? तो महान है भाई, ठीक है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। भाई इसका उल्टा होगा ना, क्षुद्र मतलब क्या, जो खराब होता है, तो इसका उल्टा क्या होगा? महान होगा, अच्छा होगा यानी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 कॉल करिए। मेरे समय के शब्द किस विधा की रचना है? मेरे समय के शब्द किस विधा की रचना है? तो ये आलोचना के हैं, ठीक है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 55 को। निम्न में से कौन सी रचना प्रेमचंद की नहीं है? तो साथियों इनमें से कौन सी रचना प्रेमचंद जी की नहीं है? जैसे गबन है, सेवा सदन भी है, शतरंज के खिलाड़ी है, लेकिन साथियों जो टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं ये किनका भाई रचना है? तो याद रखिए भगवती चरण वर्मा की है। किसकी साथी? भगवती चरण वर्मा की है ये रचना, टेढ़े मेढ़े रास्ता। तो इस सवाल का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 56 को। हर काम को देर से करने वाला, इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द लिखिए। हर काम को देर से करने वाला, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। तो क्या होगा? दीर्घसूत्री बोलेंगे। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व को देखिए क्वेश्चन नंबर 57 को। मैं बाजार जाता हूं, इस वाक्य में वाच का कौन सा प्रकार है? मैं बाजार जाता हूं, तो इस वाक्य में वाच का कौन सा प्रकार है? तो इसमें कर्तृवाच्य है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 58 को। अकर्मक क्रिया में इनमें से किस पर प्रभाव पड़ता है? तो साथियों अकर्मक क्रिया में किस पर प्रभाव पड़ता है? तो याद रखिए कर्ता पर प्रभाव पड़ता है। तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। आप सभी को हर एक सवाल का उत्तर याद हो जाना चाहिए इस क्लास में, ठीक है। इनमें से समूहवाचक संज्ञा कौन सी है? जो साथियों समूह का भाव पैदा करे वही ऑप्शन बताएगा। राम क्या समूह बनाएगा? नहीं। हिमालय नहीं। अनाज नहीं। सेना, सेना क्या होता है भाई? समूह में होते हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा, यानी डी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल परफेक्टली आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 60 को। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गो का अर्थ नहीं है? बताइए भाई। गज, ये तो हाथी का होता है ना भाई, तो ये गो का अर्थ कैसे होगा? पहला ऑप्शन गज, तो यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 61 को। यह काम उसने ही किया होगा, तो इस वाक्य में ही क्या है? तो साथियों यह काम उसने ही किया होगा, इस वाक्य में ही क्या है? तो निपात एक प्रकार का है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 62 को। नेता का स्त्रीलिंग क्या है? तो साथियों नेकता का स्त्रीलिंग क्या है? तो कहेंगे नेत्री। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 63 को। तो साथियों अब हम लोग रीजनिंग के सवालों को डिस्कस करेंगे। भाई आप रीजनिंग और मैथ में पूरा प्रीवियस ईयर का सवाल लगा लीजिए भाई। आप एक भी सवाल गलती नहीं करेंगे, सारे सवाल आप सही सही करके आ जाएंगे अपने पेपर में, ठीक है मेरे दोस्त। अब देखिए हम हल करें। एक निश्चित गुण भाषा में हाउ आर यू को MPRCGP लिखा जाता है और डू यू फॉलो को HKMPBO लिखा जाता है। तो इस गुण भाषा में यू कैसे लिखा जाएगा? जब भी साथियों इस तरह का सवाल आपके पेपर में पूछे, जब सिंगल पूछे तो हमेशा याद रखिए आपको केवल एक चीज़ देखना है। जब सिंगल पूछे तो कॉमन चेक करिए।
जो आपका कोड कराया है, जैसे कि हाउ आर यू, देखिए यू इसमें भी है, एक सेकंड, जैसे यू का कोड पूछा है ना, तो देखिए यू आपका इसमें मिल गया, दूसरे के वाले में कोड देखिए यू इसमें भी मिल गया, यानी कि साथियों दोनों में जो यू हमसे पूछा था कॉमन मिल गया। जब साथियों कॉमन मिल जाएगा ना, तो इनका जो कोड होगा, जो हाउ आर यू का और डू यू फॉलो का, इसमें भी देखिए कोई ना कोई कोड में आपको कॉमन मिल जाएगा। जैसे साथियों देखिए एमपी इसमें भी है और एमपी इसमें भी है, जैसे पहले वाले में देखिए एमपी आरसीजीपी दिया है, दूसरे के वाले में एच के एमपी बीओ दिया है। तो जिस प्रकार साथियों यू कॉमन मिला, तो उसी प्रकार देखिए एमपी भी इनकी कोड में भी क्या मिला, कॉमन मिल गया। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको सवाल को हल करना है जब इस तरह का सवाल आपके रियल शिफ्ट में पूछा जाए तो। ठीक है दोस्त मेरे, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 64 को। देखिए सुरेश पूर्व दिशा की ओर मुंह किए खड़ा है, सुरेश पूर्व दिशा की ओर मुंह किए हुए खड़ा है, यानी कि साथियों पहले दिशा हम बना लेते हैं भाई। दिशा में हमें बनाना पड़ेगा ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक है, वह 45 डिग्री वामावर्त घूमता है। अब साथियों वामावर्त मतलब जानते हैं ना क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। और दक्षिणावर्त मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज ऐसे जाता है, एंटी क्लॉकवाइज जैसे इसका उल्टा जाता है। ठीक है मेरे दोस्त, अब देखिए सवाल को कैसे हल करेंगे आप सभी लोग। ये क्लियर हो गया ना कि आपका वामावर्त मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज। तो साथियों पहले तो ये डिग्री आप जान लीजिए, ये 90-90 डिग्री का होता है। ठीक है, ये 90-90 डिग्री का होता है। लेकिन साथियों जब हम इसमें उपदिशा बना लेते हैं, जैसे कि ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, तब ये साथियों ना 45-45 डिग्री के आपस में बट जाते हैं। ये बात याद रखिएगा, कितने कितने डिग्री के, वैसे तो पूरे 90-90 के होते हैं भाई, लेकिन जब उपदिशा बन जाता है तो वो कितने डिग्री के हो जाते हैं, 45-45, क्योंकि 45-45-90 होते हैं, यानी आधा आधा हो जाते हैं। ठीक है दोस्त मेरे, अब देखिए सवाल को आप कैसे हल करेंगे। जैसे क्या क्या दिया इसमें, ठीक है, उपदिशा हमें बनाना पड़ेगा इसमें, उसके बिना ये सवाल हल नहीं हो पाएगा जल्दी। नॉर्थ ईस्ट हो गया ये वाला आपका, साउथ ईस्ट ये हो गया, वेस्ट साउथ ये हो गया आपका, और वेस्ट नॉर्थ ये हो गया। ठीक है, जो सुरेश है वो पूर्व दिशा की यानी ईस्ट की तरफ है, इधर है ना साथियों। वह सुरेश पूर्व दिशा की ओर मुंह किए हुए खड़ा है, तो 45 डिग्री वामावर्त घूम गया, यानी कि साथियों एंटी क्लॉकवाइज घूम गया, यानी वो ईस्ट की तरफ है, लेकिन यहाँ से वो 45 डिग्री घूम गया भाई एंटी क्लॉकवाइज। यानी ईस्ट से वो कहाँ पर आ जाएगा, जब वो एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री घूमेगा तो याद रखिए वो नॉर्थ ईस्ट पे आ जाएगा। ठीक है, तो 45 डिग्री घूम गया भाई वामावर्त। क्लियर, इतना सवाल आप सभी को समझ में आया। फिर देखिए, और फिर 270 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, यानी कि साथियों पहले तो वो जब ईस्ट की तरफ था तो वो केवल 45 डिग्री वामावर्त घूमता है, लेकिन जब वामावर्त पे आ गया यानी नॉर्थ ईस्ट पे आ गया, तो यहीं से वो ना 270 डिग्री दक्षिणावर्त घूम गया, यानी क्लॉकवाइज घूम गया 270 डिग्री। चलिए भाई नॉर्थ ईस्ट से 270 डिग्री घुमाइए, वो भी क्लॉकवाइज। देखिए पहले तो नॉर्थ ईस्ट से ईस्ट ये 45 डिग्री हो गया एक बार फिर से। फिर देखिए ईस्ट से साउथ ईस्ट फिर 45 डिग्री घूम गया, साउथ ईस्ट से फिर साउथ ये 45 डिग्री घूम गया, यानी कि नॉर्थ ईस्ट से साउथ ईस्ट में कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। 90 से फिर साथियों यानी साउथ ईस्ट से वेस्ट साउथ पे आएंगे तो पूरा 180 डिग्री हो जाएगा। अब 180 में हम 90 जोड़ेंगे तब जाकर 270 डिग्री होगा, यानी कि साथियों याद रखिएगा वेस्ट साउथ से डायरेक्ट वे वेस्ट नॉर्थ पे जाएगा तब जाकर 270 डिग्री होगा। क्यों मेरे दोस्त, वो भी भाई आपका क्लॉकवाइज, यानी कि नॉर्थ ईस्ट से आप वेस्ट नॉर्थ पे जाएंगे वो भी क्लॉकवाइज, तब आपका साथियों 270 डिग्री होगा। यानी कि वेस्ट नॉर्थ क्या दर्शाता है, आप कहेंगे सर जी उत्तर पूरब होता है। उत्तर पूरब नहीं सर जी, कैसे उत्तर पूरब होगा आप दोस्त मेरे, क्या हो जाएगा, पूरब पश्चिम, पश्चिम उत्तर होगा, उत्तर पश्चिम होगा भाई। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्टली आंसर होगा। वेस्ट नॉर्थ होगा, पश्चिम उत्तर होगा सत्य, या उत्तर पश्चिम जो भी आप कह लें। ठीक है, तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। सभी को समझ में आया ये सवाल, बताएंगे आप सभी स्टूडेंट। क्लियर मेरे दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 65 को। एक निश्चित कोड भाषा में सेंस को GU PGU के रूप में लिखा जाता है
और पेंट को VP KCR के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में नाइफ को कैसे लिखा जाएगा? तो साथियों याद रखिएगा, जब भी इस तरह का सवाल आए तो आपको केवल एक का चेक करना है। यदि आपने एक चेक कर लिया तो तुरंत आप सभी को ना जो पूछा है उसका कोड करके आंसर निकाल लेना है। दोनों का आप जब चेक करने जाएंगे तो आपका यहीं पर टाइम वेस्ट होगा। केवल आपको सिंगल चेक करना है कि इसमें क्या लॉजिक लगा है। जैसे साथियों देखिए, सेंस दिया है SENSE सेंस है, तो इसका कोड क्या दिया है? GUPGU, ठीक है। यस देखिए 19 G7, E5 होता है, U21 होता है, N14 होता है, P16 होता है, यस 19 होता है, G7 होता है, E5 होता है और U21 होता है। इसमें आप देखिए 19 से 7 यानी इसमें -12 हो गया भाई डायरेक्ट, 5 से 21 यानी +16 इसमें हो गया, फिर 14 16 +2 हो गया, 19 7 यानी माइनस फिर से 12 हो गया भाई। यानी कि ये लॉजिक इसमें भाई गलत लग रहा है। तो इसमें अब देखिए दूसरा लॉजिक क्या अपनाया इसमें, आपको इसमें सेंस लिखना है। जैसे ये देखिए उल्टा आपको लिखना है इसको, जैसे U लिख देना है, फिर इसको देखिए G लिख देना है, फिर इसके सामने P लिख देना है, फिर साथ ही U लिख देना और G। अब ऐसे बनाइए UGPUG यानी उल्टा करके लिखा है। जो ये देखिए आपसे सेंस पूछा ना SENSE, और इसका जो कोड है इसको साथ उल्टा करके किया है। जैसे उल्टा पीछे से U फिर G फिर P फिर U फिर G, ठीक है। तो यस देखिए 19 U21 तो +2 इसमें हो गया, E आपका 5 G7 तो +2 इसमें हो गया, N14 P16 तो +2 इसमें हो गया, यस 19 U21 +2 हो गया, E5 G7 +2 हो गया इसमें। अब ये क्लियर हो गया, इसमें लॉजिक क्या है? +2 का हुआ है, लेकिन साथ उल्टा करके किया है। ध्यान रखिएगा ये बात आप सभी लोग, ठीक है मेरे दोस्त। अब पूछा किसका भाई? नाइफ का पूछा है। नाइफ का तो पूछा है, लेकिन साथियों थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा ध्यान से। तो पहले नाइफ को हम लिख लेते हैं, +2 करके कोड कर लेते हैं पहले, तब हमें समझ में आएगा भाई, ठीक है। जैसे कि होता है 11 11 2 13 होता है, 13 पर कौन सा होता है? यम होता है, ठीक है मेरे दोस्त। अब इसका देखिए यन कितना होता है साथियों? 14 14 2 16 16 पे कौन होता है? P होता है। आई होता है 9 9 2 11 11 पे कौन होता है भाई? K होता है। F होता है 6 6 2 8 8 पे कौन होता है? H होता है। E 5 होता है, 5 2 7 7 पे कौन होता है? G। अब साथियों उल्टा आपको लिखना पड़ेगा इसको, MPKHG है ना, तो उल्टा देखिए GHK PM कौन सा? GHK PM देखिए ऑप्शन है, उल्टा देखिए इसको, G पहले आएगा फिर H आ जाएगा, इसमें देखिए पहले ऑप्शन में, फिर K है फिर P है फिर M है, देखिए और कोई ऑप्शन है नहीं, वो तो आया ही नहीं भाई, हटा दीजिए। GHMPK इसमें दिया, लेकिन पहले देखिए GHKPM होगा, उल्टा देखिए ऐसे में। क्लियर? सभी को समझ में आया? ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर मेरे दोस्त? चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। तो क्वेश्चन नंबर 66 को दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद ज्ञात कीजिए। बताइए साथियों, देखिए ये क्वेश्चन मार्क आपका दिया है ना, तो हमेशा याद रखिए जब इस तरह से है तो आप सभी को इस तरह से हल करना है, ऐसे ऐसे श्रृंखला को देखना है, ठीक है। इन तीनों को मिलाकर ये वाला आंसर आया होगा, इन तीनों को मिलाकर ये वाला आंसर आया है, तो इन तीनों को मिलाकर क्या आएगा? यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह किया, यहाँ पे 7 8 4 बनकर 88 है, तो कैसे आया होगा? लॉजिक देखिए, 7 + 4 7 + 4 और आपका साथी ब्रैकेट में 8, कितना हो जाएगा? 7 4 11 और गुणा आपका 8, कितना हो जाएगा? 11 88। देखिए ये 88 क्या है? अब देखिए 5 गुणा 6 यानी कि साथियों 5 + 6 × 11 कितना होगा? 5 6 11, 11 का 11 की स्क्वायर कितना होता है? 121। देखिए यानी साथियों ना पहला नंबर और तीसरा नंबर को जोड़ रहा है और बीच वाले नंबर का मल्टीप्लाई कर दे रहा है। तो देखिए अब 9 7 3 के क्या होगा? 9 + 3, पहला नंबर और तीसरा नंबर को जोड़ेंगे और मल्टीप्लाई बीच वाले से कर देंगे, यानी 9 3 12 12 गुणे 7 कितना होगा? 84 हो जाएगा। क्लियर? यानी पहला ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे 84। सभी को समझ में आया ये सवाल? चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर क्या बनेगा? देखिए JKLMN और O एक गोल मेज के परितः केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है। जैसे JKLMNO एक गोल मेज के परितः केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। एक भाई गोल मेजा ऐसे है, कितने लोग बैठे हैं? 2 2 4 2 6 लोग।
1 2 3 4 5 6। अब साथियों एक एक लाइन को हम पढ़ेंगे, एक एक लाइन को हल करते हुए आगे बढ़ेंगे ध्यान से एकदम। ठीक है, पहला लाइन को पढ़िए। जे और ओ के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। तो साथियों जे और ओ के बीच में केवल दो व्यक्ति बैठे हैं, तो ऐसा काम करिए, ओ को यहाँ बैठा लीजिए, जे को यहाँ बैठा लीजिए, तो इनके बीच में दो व्यक्ति आ जाएंगे। देखिए इनके बीच में दो व्यक्ति, दिशा नहीं दिया है भाई, केवल बोल दिया है कि जे और ओ के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं। फिर देखिए ओ और एन के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो जे तो ऑलरेडी यहाँ बैठ चुका है भाई। सवाल बोल दिया है कि ओ और एन के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो दोस्त मेरे ओ और एन के बीच में ऐसा काम करते हैं साथियों, इस बार हम ना एन को यहाँ बैठा लेते हैं कि और ओ और एन के बीच में यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि साथियों जे और ओ के बीच में दो व्यक्ति हैं, लेकिन सवाल बोल दिया है कि ओ और एन के बीच में भी एक व्यक्ति बैठा है। ठीक है, दूसरा का लाइन भी कंप्लीट हो गया। एन और यम के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं भाई। अब देखिए तो एन और यम के बीच में केवल दो व्यक्ति बैठे हैं, तो एन तो यहाँ पे ऑलरेडी बैठ चुका है, तो दोस्त मेरे यम को यहाँ बैठा देंगे, क्योंकि एन और यम के बीच में दो व्यक्ति बैठ जाएंगे। एक अभी खाली है, दूसरे का जे बैठा है। क्लियर। अब देखिए सवाल क्या दिया है कि ये जो है ना वो एन के ठीक दाएं बैठा है, तो साथियों एन के ठीक दाएं कौन बैठा, के, तो के को यहाँ बैठा लीजिए। एन यहाँ पर है तो इसके जस्ट राइट साइड में के आ जाएगा। अभी एक व्यक्ति नहीं बैठा है, वो कौन नहीं बैठा भाई, यल नहीं बैठा, तो यल को यहाँ बैठा दीजिए जो अभी खाली था यम के जस्ट राइट साइड में। तो सवाल देखिए यल का पूछा भी है, यल के ठीक बाएं कौन बैठा है, तो आप कहिए यल के ठीक बाएं तो सर जी यम बैठा है, यानी इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर, सभी को समझ में आया। तो ऐसे आप सवालों को हल करेंगे भाई, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 68 को। दिए गए विकल्पों में से उस पद यानी अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। टी बी यू, क्यू एस एस एस, एन पी क्यू, के एम ओ, क्वेश्चन मार्क, क्या आएगा भाई, हल करिए। जब भी साथियों अक्षर का श्रृंखला दे तो आप सभी को केवल पहले अक्षर का कोड निकाल लेना है, टी, क्यू, एन और के। टी होता है 20, क्यू होता है 17, एन 14, के होता है 11, 20 से 17 -3, 17 से 14 -3, 14 से 11 -3। तो इसी प्रकार 11 में से 3 घटा देंगे, कितना हो जाएगा भाई 8। 8 पे कौन अक्षर आएगा, यच आ जाएगा। तीन ऑप्शन देखिए, यच से शुरुआत किया है, पहला अक्षर हमारा क्या आया है, यच आया है। अब दूसरे अक्षर का कोड निकालिए भी, इसमें यस, इसमें पी दिया है और चौथे में यम दिया है। तो भी आपका 22, यस 19, पी 16, एम 13। तो साथियों इसमें भी -3 हुआ है ना। तो क्या करिए 13 से 3 घटाइए 10, 10 पे कौन अक्षर आता है सर जी जे, यानी यच जे हो जाएगा भाई। यच जे कौन सा ऑप्शन है, देखिए डी ऑप्शन है, तो ये आपका आंसर भी हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर, सभी को समझ में आया। इसमें लॉजिक -3 का लगा है। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 69 को। साइम दक्षिण दिशा की ओर 550 मीटर चलता है। बहुत अच्छी बात है भाई, साई जो है वो दक्षिण दिशा की ओर, दक्षिण नीचे तय होता है ना भाई, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, साउथ मतलब दक्षिण, यानी कि साई जो है वो दक्षिण दिशा की ओर कितना मीटर चला भाई, 550 मीटर। ठीक है, ये साई चल दिया, इधर आ गया दक्षिण की ओर 505 मीटर, 550 मीटर। ठीक है, फिर बाईं ओर मुड़ता 200 मीटर चलता है, तो साथियों फिर बाईं मुड़े हो गया, यानी इधर ही बाईं होगा ना भाई, तो 200 मीटर चला। ठीक है, फिर से वह बाईं मुड़कर 200 मीटर चल दिया, यानी साथियों पहले तो देखिए दक्षिण दिशा की ओर 550 मीटर चलता है जो कि हमने चला दिया, फिर यहाँ से वो बाईं मुड़कर 200 मीटर, भाई बाईं की बात कर रहा है तो इधर ही होगा, राइट इधर होगा, दायां इधर होगा, बाएं की बात कर रहा है तो बायां इधर कितना हो जाएगा 200 मीटर। फिर से वह बाईं ओर मुड़कर 200 मीटर चल गया, यानी यहाँ से फिर से वो 200 मीटर चला, यानी यहाँ से फिर से वो 200 मीटर चल दिया, बाईं ओर की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब वो प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, यानी कि प्रारंभिक बिंदु ये है, तो ये कौन सा दिशा होता है भाई, बता दीजिए आप लोग, दिशा बना लीजिए ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये वाला दिशा साउथ ईस्ट वाला, साउथ ईस्ट वाला कौन सा हो जाएगा भाई, दक्षिण पूर्व हो जाएगा ना, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उप दिशा तो केवल एक ही दिया है, ये वाला दिशा कौन सा होता है भाई, ये वाला दिशा कौन आएगा, बीच वाला दिशा कहेंगे साउथ ईस्ट, यानी दोस्त मेरे सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर, सभी को समझ में आया। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 70 को।
दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। 30, 45, 75, 135, 255 क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन मार्क की जगह कितना नंबर आएगा बताइए। तो दोस्त मेरे 30, 45, 75, 135, 255 नंबरों का श्रृंखला बढ़ रहा है, यानी कुछ ना कुछ ऐड किया है। 30 से 45 तो पहले तो 15 जोड़ दिया, 45 से 75 प्लस 30 जोड़ दिया, 75 से 135 यानी 75 2500 आपका 35 60, यानी कि साथियों प्लस 60 जोड़ दिया इसमें, प्लस 60, ठीक है। और 135 से 225 कितना हो जाएगा 35, यानी कि 200 बनाने के लिए हमें 135 में कितना जोड़ना चाहिए 65। 65 और 25 कितना होता है भाई 65 और 25, यानी कि साथियों इसमें कितना ऐड किया है मेरे दोस्त 120। क्या भाई 120 जोड़िए इसमें, देखिए कितना आता है 135 और 120 तो आपका गुरु 200। एक सेकंड भाई, सवाल गलत लिखा हमने, इसमें 255 दे रखा ऑलरेडी भाई, वही तो करें, लॉजिक नहीं मिल रहा है भाई। 255 इसमें देखिए दिया है। 30 से 45 प्लस 15, 45 से 75 तो इसमें प्लस 30 किया है, 75 से 135 प्लस 60 किया है। और इसमें देखिए साथियों अब देखिए 120 किया है ना, 135 और 120 जोड़िए 255 आ जाएगा। तो इसी प्रकार साथियों देखिए अब 15 से 30 दुगना 2 किया, 30 से 60 दुगना 2 किया, 60 से 120 दुगना किया, यानी साथियों 120 में दुगना करें कितना आएगा 240 आएगा। अब 240 को आपको 255 में जोड़ना होगा, 200 200 400, 400 और 55 40 कितना होगा 95, यानी 495 आ जाएगा। दिया आंसर बिल्कुल दिया, देखिए डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्टली आंसर हो जाएंगे। क्लियर, सभी को समझ में आया? इस सवाल में आप सभी को किसी प्रकार का डाउट बिल्कुल नहीं। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 71 को। अपराह्न 3:30 बजे घड़ी की सुइयों के बीच का कोड ज्ञात कीजिए। बताइए साथियों, अपराह्न की बात करा, इसके लिए फॉर्मूला याद रखिएगा भाई। एक तो देखिए जब कोड पूछता है तो 60h - 11m/2 होता है, ये वाला फॉर्मूला। लेकिन साथियों अपराह्न 3:30 बजे घड़ी की सुइयों के बीच का कोड पूछा तो फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे 11/2 m - 30h। तो 11/2 m का मतलब मिनट कितना दिया 30 मिनट, यानी 3:30 हो रहा है, यानी h घंटा 3 घंटा हो रहा है और मिनट 30 मिनट हो रहा है। 30 - 30 गुणे h मतलब घंटा हावर, तो कितना हो रहा है 3 हो रहा है। इसको हल करिए आंसर आ जाएगा आपका। तो इसको हल करेंगे दोस्त मेरे, तो 2 1 कम 2, ये 15 बार में कट जाएगा, 2 का भाग 30 में देंगे तो 15 बार में, 15 गुणे 11 कितना हो जाएगा 15 दहा में 150 165, यानी साथ 165 माइनस 30 = 90, घटा दीजिए भाई 90 10 यानी 75 डिग्री हो जाएगा। यानी कि साथियों जो अपराह्न 3:30 बजे घड़ी की सुइयों के बीच का कोण कितना होगा 75 डिग्री हो जाएगा गुरु। तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 72 को। दिए गए समीकरण को सही करने के लिए निम्नलिखित में से किन 2 गणितीय चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। ये समीकरण दिया है बराबर 1 है, यानी कि LHS बराबर आपको RHS करने की आवश्यकता है, वो भी ऑप्शन का मदद लेकर। तो चलिए भाई पहला ऑप्शन को उठाते हैं, प्लस और माइनस को बदलते हैं इस समीकरण में, देखते हैं कि हमारा एक आंसर आ रहा है। देखिए पहला ऑप्शन उठा रहे हैं प्लस और माइनस, जहाँ पे प्लस होगा वहाँ पे माइनस, जहाँ माइनस होगा वहाँ पे प्लस रखना होगा। 144/12 प्लस है तो माइनस कर दीजिए, 12 के बाद देखिए फिर माइनस है तो प्लस कर दीजिए, 12 × 12 = 1। तो 12 का भाग 144 में देंगे तो आप जानते साथियों कि 12 का स्क्वायर ही आपका होता है 144, यानी 12 आएगा, माइनस 12 प्लस 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है। अब बताइए साथियों हमें 1 लाना है, तो क्या 1 इससे आ जाएगा, कहेंगे नहीं, क्योंकि 12 144 कितना होगा 156 माइनस 112 144 आएगा भाई। लेकिन हमें तो 1 केवल आंसर चाहिए, यानी कि साथियों इसमें पहला ऑप्शन नहीं मैच किया, ऑप्शन बी को हल किया जाए भाई। यानी कि बराबर और गुणा को बदलना, यानी जहाँ पर भाई गुणा हो वहाँ पे बराबर और जहाँ पे आपका इक्वल हो वहाँ पे गुणा रखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए बी ऑप्शन को रखते हैं भाई, 144 भागे 12 प्लस 12 माइनस 12, और यहाँ पे देखिए साथियों गुणा दिया है तो यहाँ पे इक्वल कर दीजिए 12
12 के बाद देखिए फिर इक्वल दिया तो यहाँ पे गुणा कर दीजिए 1। अब इसको हल करिए, देखिए आंसर आ सकता है 12 का भाग 144 में देंगे तो 12 बार में प्लस 12 माइनस 12, 12 कम 12 इधर से हो जाएगा भाई। क्लियर। अब देखिए साथियों ये प्लस 12 है, ये माइनस 12 तो कट जाएगा, तो 12 बराबर 12 आ गया कि नहीं भाई। अब देखिए बराबर बराबर 12 बार आ गया कि नहीं, यानी इस सवाल का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। जब भी साथियों इस तरह का सवाल दे तो आपको इसको हल्के में नहीं लेना है भाई, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 73 को। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पहले शब्द से संबंधित है। हल करिए साथियों। खिलाड़ी का संबंध टीम से है तो कलाकार का संबंध किससे हो जाएगा बताइए। तो साथियों आप जानते हैं कि जिस प्रकार खिलाड़ियों के समूह को हम क्या बोलते हैं, एक प्रकार का टीम बोलते हैं ना, तो कलाकार के मतलब कि कलाकार के समूह को क्या बोलते हैं, मंडली बोलते हैं या तो दल बोलते हैं। ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 74 को। एक छाते का अंकित मूल्य यानी साथियों मार्केट प्राइस 80 रुपया है, उसे 68 रुपये में बेचा जाता है, यानी सेलिंग प्राइस कितने रुपए में किया गया, 68 रुपये में किया गया, तो छूट की दर क्या होगा बता दीजिए भाई। जब भी एमपी और एसपी दे तो आप क्या करते, पहले तो साथियों एमपी में से एसपी घटा लीजिए भाई, छूट निकल जाएगा, तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा भाई, ठीक है। अब यहाँ से छूट दर निकालना है आप सभी को। छूट दर कैसे निकालेंगे, हमेशा इधर फॉर्मूला याद रख लीजिए भाई आप लोग, एमपी माइनस एसपी अपान में एमपी और गुणा 100, ये फॉर्मूला पकड़ लीजिए आप लोग, ये वाला फॉर्मूला आप लोग पकड़ लीजिए। जब एमपी दे और एसपी दे और आप सभी छूट की दर यानी परसेंटेज पूछ ले तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए। एमपी देखिए साथियों 80 दिया है माइनस एसपी कितना दिया 68, बटे में भी एमपी करेंगे कि तो कितना है भाई 80 है। परसेंटेज दर निकालना तो 100 से मल्टीप्लाई करिए। अब इसको हल करिए 12 बटे 80 गुणे 100, 20 चौका 80, 20 पंजे 100, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 यानी कितना हो जाएगा सभी 15% हो जाएगा। सभी को समझ में आएगा। तो छूट की दर कितना है भाई 15% का है, यानी ऑप्शन ए इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर मेरे दोस्त। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 75 को। एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंबे को 12 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी गति क्या होगी बताइए साथियों। गति पूछा है, गति आपका मीटर प्रति सेकंड में आता है, लेकिन आंसर आपको किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है। या तो 18/5 से बदलेंगे या तो 5/18 से बदलेंगे, है ना मेरे दोस्त। जैसे कि फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, गति पूछे यानी स्पीड तो डिस्टेंस अपन टाइम, डिस्टेंस वही होता है जो आपका रेलगाड़ी लंबी जितने मीटर की है, तो कितने मीटर की 250 मीटर की, टाइम कितना दिया है 12 सेकंड। अब साथियों हमें किलोमीटर प्रति घंटा बताना है, तो भाई जब हम मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं गुरुजी 18/5 से करते हैं हम लोग। क्लियर, 18/5 से तो सीधे से मल्टीप्लाई कर दिए, इसमें मल्टीप्लाई 18/5। इसको हल करिए, जैसे देखिए क्या हो सकता है भाई, 1 सेकंड भाई, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 5 एक कम 5, 50 यानी 50 बार में, ठीक है। 2 एक कम 2, 25 बार में, 25 ते 75 यानी 75 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा है भाई। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन, परफेक्टली आंसर हो जाएंगे, सिंपल सा भाई। ओके, सभी को समझ में आया। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 76 को। यदि एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 15 मीटर 20 मीटर और 30 मीटर दिया है तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। भाई फार्मूला आप सभी को मालूम है कि नहीं, कमरे के यदि आप सभी को चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना हो तो आपका कमरा है, आपको पूरे कमरे का जो 4 दीवार है उनका क्षेत्रफल निकालना है, तो किससे आप मल्टीप्लाई करते हैं साथियों, 2 इंटू हाइट से करते हैं, ब्रैकेट में लेंथ इंटू ब्रेथ कर देते हैं भाई, यही करते हैं ना आप लोग। बताइए, जब आप सभी को कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है, इस टाइम जिस भी आप कमरे में आपको हम कह दें कि आपको चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है, तो आप फॉर्मूला कौन सा तुरंत अप्लाई करेंगे, 2 इंटू हाइट इंटू ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ कर देते हैं ना भाई। देखिए 2 इंटू हाइट कितना दिया भाई 15 दिया है, लेंथ क्या दिया कितना दिया है भाई, देखिए 1 सेकेंड नहीं भाई, एक कमरे की लंबाई 15 मीटर दिया है, चौड़ाई साथियों 20 मीटर दिया है,
ऊंचाई 30 दिया है, यानी ऊंचाई 30 दिया है मल्टीप्लाई, लंबाई यानी लेंथ कितना दिया है, एक कमरे की लंबाई 15 दिया है, ब्रेथ यानी चौड़ाई कितना दिया है साथियों, आपका 20 दिया है। अब इसको हल करिए, देखिए आंसर आ जाएगा, कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 2 गुणे 30, पहले ब्रैकेट को हल किया जाता है, 15 और 20 35, 30 दूनी 60, 60 गुणे 35 कितना हो जाएगा, 6 पंजे 30 का 0 3, 6 का 18 3 21, यानी मेरे दोस्त 2100 आएगा, क्या 2100 वर्ग मीटर आएगा। ओके, डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो रहे हैं। आप सभी को समझ आया कि नहीं भाई, आप बताइए इस सवाल में किसी प्रकार डाउट आप सभी को, बिल्कुल नहीं। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 77 को। यदि x भागे y बराबर 2 भागे 3 है तो y स्क्वायर भागे x स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, बताइए साथियों। प्रश्न में क्या दिया है, जैसे कि x भागे y बराबर कितना दिया है साथियों, 2 भागे 3 दिया है ना, लेकिन तो यहाँ से साथियों x बटे y कर सकते हैं हम लोग ना, तो 2 बटे 3, लेकिन सवाल देखिए ध्यान से आप लोग, y स्क्वायर भागे x स्क्वायर दिया है, यानी कि साथियों यहाँ से हम बदल सकते हैं, y बटे x करेंगे तो 3 बटे 2 हो जाएगा, क्योंकि x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू 3 है, तो इसको हम उल्टा कर सकते हैं, यानी y बटे x 3 रेशियो अपन 3 अपान में 2 आ जाएगा। ठीक है, तो सवाल क्या पूछा है, y स्क्वायर अपान में x स्क्वायर, तो y की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर कर दीजिए, बटे में x का वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए, यानी 3 3 का 9, 2 दूना 4। सभी को समझ में आ गया, y स्क्वायर भागे x स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, 9 बटे 4 हो जाएगा, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर मेरे दोस्त। अब बताइए आप सभी को इस सवाल पे किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछिए। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 78 को। 15 व्यक्ति 7 दिनों में 35 बॉक्स भर सकते हैं, तो 5 दिनों में 65 बॉक्स भरने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, बताइए साथियों। फॉर्मूला m1 d1 अपान में वर्क w1 m2 d2 अपान में w2। 15 व्यक्ति 7 दिन में 35 बॉक्स को भर सकते हैं, तो 5 दिन में 65 बॉक्स भरने के लिए कितने व्यक्ति, 65 भर रहे हैं भाई, यानी काम कर रहे हैं वो, 65 तो वर्क कर रहे हैं, भरने के कितने व्यक्तियों, यानी आप सभी से क्या पूछा भाई, m2 इसमें पूछा है मेरे दोस्त। देखिए 5 दिनों में, यानी m2 इंटू 5 दिनों में 65 बॉक्स, यानी 65 बॉक्स भर रहे हैं भाई वो, तो कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, m2 पूछा। हल कर दीजिए भाई आप लोग, कितना आंसर आएगा बताइए। स्टूडेंट बताएंगे आप सभी लोग, जैसे देखिए 7 एकम 7, 7 पच्चे 35, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ओके मेरे दोस्त, अब यहाँ तक किसी प्रकार का डाउट। अब बचा ऊपर 15 और नीचे बचा आपका 65, ठीक है। अभी भी साथियों हम काट सकते हैं, किससे काट सकते हैं, 5 तिहाई 15, 13 पच्चे 65, तो साथियों m2 का वैल्यू हमें निकालना है, तो 3 इंटू 13 करिए यानी 39, भाई क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 3 का मल्टीप्लाई 13 में करेंगे कितना होगा, 39 हो जाएगा। शॉर्ट भाई बराबर है तो आप काट सकते हैं। तो 5 दिनों में 65 बॉक्स भरने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, 39 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर मेरे दोस्त, आप सभी को समझ में आया, यहाँ तक आप सभी को किसी प्रकार डाउट, बिल्कुल नहीं, ठीक है। नेक्स्ट अगला सॉल्व बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 79 को हल करिए। देखिए यदि एक साइकिल को 1120 रुपये में बेचा जाता है तो 40% लाभ होता है, तो साथियों 60% लाभ के लिए उसे किस दाम पर बेचना चाहिए, बताइए दोस्त। मेरे सवाल का राइट आंसर क्या बनेगा। पहले तो साथियों आपने यहाँ से साइकिल का लागत कीमत निकाल सकते हैं कि नहीं, बताइए कैसे निकालेंगे दोस्त मेरे। यदि एक साइकिल को 1120 रुपये में बेचा जाता है, 40% लाभ हो रहा है, तो साथियों ऐसा काम करिए कि 1120 गुणे 100 अपान में 40% लाभ, यानी 140 हो जाएगा भाई। साइकिल की लागत कीमत ऐसे निकालेंगे ना आप लोग, तो यहाँ से इसको हल करिए, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से दोस्त मेरे 14 वाट 112, एक सेकेंड ऐसा काम करते हैं, 0 से नहीं काटते हैं, डायरेक्ट यहाँ से काटते हैं, 0 0 कैंसिल, 14 वाट 112 8 और 8 गुणे 100 यानी 800 हो जाएगा। तो भाई साइकिल की लागत कीमत देखिए 800 रुपया मिल गया,
तो साइकिल का आपको एसपी निकालना है, जो आप साइकिल चला रहे हैं उसका एसपी निकालना है। तो क्या करिए भाई, 800 का 160% निकाल दीजिए भाई। 60% लाभ के लिए हमें किस दाम में बेचना होगा ना, तो 60 गुणे 160/100, इसको हल करिए, आंसर आ जाएगा। तो दोस्त मेरे 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, 16 128 और 1 0 बढ़े, यानी 1280 रुपया होगा भाई। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, सभी को समझ में आया? पहले तो देखिए साइकिल की लागत कीमत निकालना होगा आप सभी को, जो कि 1120 गुणे आप 100/140 कर देंगे। क्लियर? तो यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा भाई, साइकिल की लागत कीमत। अब भाई आपको सवाल क्या पूछा कि किस दाम पर बेचना चाहिए, तो साइकिल का आप सेलिंग प्राइस निकालेंगे ना, विक्रय मूल्य निकालेंगे। तो 800 का डायरेक्ट भाई आप 60% निकाल दीजिए, तो कितना होगा, 800 का 60% लाभ यानी 160 हो जाएगा। क्लियर? इस सवाल में आप सभी किसी प्रकार का डाउट? चलिए दोस्त मेरे लास्ट सवाल को हल करिए आज के सेशन का। तो दो प्राकृतिक संख्याओं का अनुपात 6:8 है और उनका गुणनफल 768 है, तो छोटी संख्या ज्ञात करिए। छोटी संख्या पूछा है, एक एक पॉइंट को ध्यान रखना आप सभी को, जल्दीबाजी में पूरे सवाल को आप पढ़ते नहीं भाई, गलत कर देते हैं। दो प्राकृतिक संख्याओं का माना संख्या साथियों हम क्या कर लेते हैं भाई, एक 6p मान लेते हैं और एक साथियों 8p मान लेते हैं। ठीक है, सवाल क्या दिया, दो प्राकृतिक संख्याओं का अनुपात 6:8 है और उनका गुणनफल, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यदि हम जाएंगे तो साथियों क्या हो जाएगा, 6p × 8p, तो कितना इनका गुणनफल दिया 768। तो साथियों यहाँ से कितना होगा, 6 48 p² हो जाएगा ना भाई, क्योंकि आप जानते हैं मल्टीप्लाई हो रहा है। यदि साथियों जुड़ता तो 2p होता, लेकिन यहाँ पे p × p हो रहा है, तो कितना हो जाएगा, p² हो जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना है 768। तो यहाँ से p² का वैल्यू कितना होगा, 768/48। इसको हल करिए भाई, कितना आएगा, 16 25 80, 16 छक्का यानी 16 3 48। एक बार काटते हैं, देखते हैं करता क्या। 16 चौका 64, 76 में से 64, 16 8 128, यानी 8 बार में। अब देखिए 16, 3 का भाग 48 में भाई, पहले देखिए 16 का भाग जब हम 48 में दिए तो 3 बार में, अब 768 का भाग जब 16 में देंगे कितना होगा, 48 बार में जाएगा। अब 3 से कटाएंगे 48 में तो कितना बार में, 16 बार में, 16 3 48। तो साथियों p² बराबर 16 आ गया। तो आप जानते हैं जब p अब स्क्वायर जाएगा तो √16 हो जाता। हमेशा याद रखिए, जब भी p² कितना दिए और स्क्वायर हटता है तो रूट में हो जाता है कोई नंबर जो राइट साइड का होता है। तो √16 किसकी वैल्यू होती है, 4 की वैल्यू होती है। तो सबसे छोटी संख्या अभी आपको बताना है, सबसे छोटी संख्या हमने 4p माना है। तो 4p का वैल्यू अभी आपने निकाला 4, p का वैल्यू अभी आपने 4 निकालना, तो 6p यानी 6 × 4 यानी 24 हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर होंगे। क्लियर मेरे दोस्त? तो ऐसे आप सवालों को हल करेंगे भाई, ध्यान रखिएगा। तो साथियों फाइनली ये आप सभी का पूरा 80 सवाल कंप्लीट हो गया। अब बताइए साथियों आप सभी का इन 80 सवाल में से कितना स्कोर बना टोटल, सभी स्टूडेंट ईमानदारी के साथ बताएंगे। तो उम्मीद करूँगा दोस्त आप सभी को हर एक क्वेश्चन का आंसर याद हो चुका होगा। यदि साथियों आपको किसी भी सवाल पे डाउट है तो भाई आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए। डाउट लेकर आप बिल्कुल भी नहीं चलेंगे दोस्त, लगातार इसी तरह क्लास आप सभी के बीच आने वाली है। और चैनल पे नए तो आप सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए भाई। आप लोग अपना एग्जाम डेट जरूर बता दीजिए भाई कि आपका एग्जाम इस डेट को होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए साथियों इस क्लास को यहीं पर समाप्त कर लेते हैं। मिलते हैं एक और नए क्लास के साथ, बेहतरीन क्लास के साथ। तो आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक भाई। गॉड ब्लेस यू। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहेगा। आपका पेपर बहुत अच्छा जाने वाला भाई, बस रिवीजन करते रहिए आप लोग अच्छे से। ओके, तो सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।